तो हम पढ़ रहे थे, अभी तक ज्योमेट्री शुरू कर चुके थे हम। ठीक है, ज्योमेट्री में 5 क्लासेस हम ले चुके हैं। तो उन 5 क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पहले आप वो देख लें। ठीक है, ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे हम। अभी हमने जस्ट पिछली 2 क्लासेस में, लास्ट 2 क्लासेस में हमने कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी पढ़ी थी। ठीक है, तो उसी के बेस पर 3 क्वेश्चंस मैं पहले ले रहा हूँ, उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई। एक्स और वाई ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इफ बी सी प्लस एक्स वाई, बी सी प्लस एक्स वाई आपको 12 दिया है, बी सी प्लस एक्स वाई 12 दिया है और बी सी माइनस एक्स वाई आपसे पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए, ये मैंने बताया भी था पहले पिछली क्लासेस में, कि कभी भी ट्राइंगल में अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन पैरेलल हो जाती है बेस लाइन के। ठीक, और ये पैरेलल होगी इस बेस लाइन के, और इनका रेशो 1:2 होगा। ये 1 है तो ये 2 होगी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बी सी प्लस एक्स वाई जो है 12 है। ये क्या कह रहा है, बी सी प्लस एक्स वाई 12 है। यहाँ पर कितना है, बी सी और एक्स वाई मिलाकर 2 + 1 3 यूनिट्स है। 3 की वैल्यू 12 दी है इसका मतलब। ठीक है, और आपसे पूछा है बी सी माइनस एक्स वाई। बी सी माइनस एक्स वाई कितना है, 1 है। 2 - 1 = 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यही आंसर है, 4। ठीक, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम पर क्वेश्चन था कि अगर ये मिड पॉइंट्स हैं दोनों, ये और ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये लाइन पैरेलल होगी और 1:2 में होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी 2 मीडियंस बीई एंड सीएफ, एक ट्राइंगल एबीसी है उसमें मीडियन है बीई एंड सीएफ, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, एंड पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बीओ एंड सीओ। पी एंड क्यू मिड पॉइंट है बीओ और सीओ के रेस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ पी क्यू इज 3, ये जो पी क्यू है इसकी लेंथ 3 है। देन द लेंथ ऑफ एफ ई विल बी, तो एफ ई की लेंथ कितनी होगी ये पूछिए आपसे, इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करें इसको, तो इसमें आप ओ बी सी ट्राइंगल में देखते हैं, अगर ओ बी सी ट्राइंगल में, तो ये पी क्यू ये मिड पॉइंट है, तो ये 1:2 में होगा फिर से मिड पॉइंट थ्योरम से, और ये पैरेलल भी होगी। ठीक, तो जिसमें हमें इसकी वैल्यू हमें 3 दी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, डबल है, तो ये हमारा 6 है। बीसी हमारी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये हमारी 3 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में। बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं अगर ए बी सी में, तो एफ और ई जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये फिर से 1:2 में डिवाइड हो जाएगी, तो ये अगर 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। तो आपको जैसे लग रहा होगा कि ये भी 3 है, ये छोटा सा, और ये बड़ा वाला भी 3 है। ये एक्चुअली बड़ा नहीं है, ये इस डायग्राम में आपको लग रहा है। ठीक है, ये इक्वल है, ये बिल्कुल इक्वल ही आएंगे इसके, एग्जैक्टली इक्वल होगा ये। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. Point D, E, F are taken in sides AB, BC and CA. 3 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, so that AD equal to CF, जो AD है वो AD जो है वो CF के इक्वल है। Then AE BF
CD enclosed a triangle, then AE, BF और CD, ये 3 लाइंस हैं। ये 3 लाइंस कैसा ट्राइंगल एनक्लोज करती हैं? एनक्लोज अ ट्राइंगल विच इज, तो किस तरह का होगा ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो और ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये आपसे बोला हुआ है, ठीक है भाई। अभी क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है, या तो ये ऐसा बोल रहा है इसमें कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कैसे है, क्योंकि इस लाइन के 2 मीनिंग है। इस लाइन के, ये जो लाइन है कि AE, BF और CD एनक्लोज अ ट्राइंगल, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि AE, हमने 3 साइड्स ले ली, AE तो साइड A ही है, एक BF साइड है हमारे पास और एक CD साइड है। तो इन तीनों से मिलाकर अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, सपोज ये ट्राइंगल बनता है इन तीनों से मिलाकर, तो ये ट्राइंगल कैसा है? या तो ये पूछा है इसने, या फिर ये पूछा है कि इन तीनों से जो एनक्लोज हो रहा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये कैसा है? या तो ये पूछा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पूछा होना चाहिए इसने, ये ठीक है, ये पूछा होना चाहिए। तो मैं इसी को निकालूंगा, आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है वैसे, चलो आगे चलते हैं। तो हम इसको निकालेंगे अभी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, AE, BF और CD, AE, BF और CD, ये इन 3 साइड से हमने ट्राइंगल बना लिया। तो ये ट्राइंगल कैसा होगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि हमने 2 ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल तो हमने ये लिया A, D और C, ठीक, और एक ट्राइंगल हमने ऐसे ले लिया B, F और C, ठीक है। AD इक्वल है FC के, AD इक्वल FC के, एंगल C 60 डिग्री है और एंगल A 60 डिग्री है, ठीक है। और DC और AC जो पूरी साइड है ये, और BF इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है। या BF नहीं, सॉरी, BC AC और BC इक्वल होगी क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो आप, बाय SAS रूल ट्राइंगल कैसे हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो DC और BF इक्वल होगा, ठीक है। ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो DC और BF भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो DC और BF इक्वल है, तो यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, DC और BF इक्वल है, ठीक है भाई। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये ट्राइंगल कैसे बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक। आगे चलते हैं। तो यही 3 क्वेश्चन हमें करने थे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेंट्रॉइड एंड मीडियंस, ठीक है। उसके अलावा हम ऑर्थोसेंटर भी पढ़ेंगे, वो हम क्लास के लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड क्या होता है?
तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है, और उसमें हमने ड्रॉप कर दिया, सपोज ये BC का मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है E और AB का मिड पॉइंट है, ठीक। यहाँ से हमने B से हमने E को ज्वाइन करा और A से हमने D को ज्वाइन किया, ये मिड पॉइंट्स है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक। तो हमें जो ये पॉइंट मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। उसको डिनोट करते हैं G से। किसी भी सिंबल से, किसी भी लेटर से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसको G से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सेंट्रोइड है ये। और ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये और ये, इनको हम बोलते हैं मीडियंस, ठीक है, ये होती है हमारी मीडियंस। अब एक स्पेशल बात और है कि अगर मैं CF मीडियन भी ड्रॉ करता हूं तो वो भी इसी G पॉइंट से होके जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रोइड हमारा क्या हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, ठीक है भाई। सेंट्रोइड हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। अब इसमें एक खास बात और है, वो भी हमें जाननी है, वो देख लेते हैं, वो क्या खास बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगी कि वो क्या खास बात है। सपोज ये मीडियन है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान से देख लो, परपेंडिकुलर नहीं होगा ये, ठीक है। ये मीडियन है, मिड पॉइंट है ये G है, ठीक है, ये हमारी मीडियन है। तो और ये हमारा G जो है सेंट्रोइड है, G क्या है हमारा, सेंट्रोइड। तो ये जो रेशो होंगे AG और GD, AG रेशो GD जो होगा वो 2:1 होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही ये D था हमारा, ये D था, ये E है, तो ऐसे ही BG और GE का रेशो भी 2:1 होगा, ठीक है। BG और GE का रेशो भी 2:1 ही होगा। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अगर 2x है तो ये x है, ये अगर 2y है तो ये y है। ऐसे ही CGF की अगर बात करूं मैं, तो CG 2z है तो GF z तक होगा, क्लियर है। मतलब कुल मिलाकर जो रेशो है वो 2:1 में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये तो बात पता है आपको, लेकिन ये क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, आप पहले ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद नहीं हो रहा है तो फिर देख सकते हो यहाँ पर। देखो हमने भाई ड्रॉप कर लिया, हमने मीडियन बना लिया, यहाँ पर ये मीडियन है सपोज, ठीक है, ABC ये मीडियन है, एक हमारी ये मीडियन है BE, ठीक है, ये हमारा सेंट्रोइड है G। तो हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि AG और GD का रेशो 2:1 होगा, या फिर हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि BG और GE का रेशो भी 2:1 होगा। तो यह प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, बहुत ही आसान है। देखो कुछ नहीं करना इसमें, आप क्या करो, ये क्योंकि मिड पॉइंट है इसका और ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है, तो आप इनको ज्वाइन कर दो, E और D को क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दिया। तो मैंने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले कि ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये 1:2 में भी होगी, ठीक है। तो ये अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि D और E मिड पॉइंट्स हैं,
क्लियर है बात? अब ट्राइंगल में देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइन में, ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, ऐसे ही ये वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो इनके रेशो इक्वल हो गए। अगर ये 1:2 में है तो ये भी 1:2 में होगा, ठीक, और ये भी 1:2 में होगा। क्लियर है बात? रेशो इक्वल होते हैं साइड्स के, फिर दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो प्रूव हो गया, हमने यही प्रूव करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर सेंट्रोइड हमने समझ लिया, सेंट्रोइड में हमें इतना जानना था। अब उसके बाद हम कुछ देखते हैं मीडियंस और मीडियंस की प्रॉपर्टीज। तो अब आप लिख लोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियंस। जो मैं प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ, इसके अलावा आपसे कोई प्रॉपर्टी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी और ना ही कोई यूज होगी। मैं सारी प्रॉपर्टी करा रहा हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फोर इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस बात का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें 3 मीडियंस हैं, ABC ट्राइंगल है और इसमें DEF 3 मीडियंस हैं। तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस का क्या मतलब है कि जो मीडियंस हैं उनको अगर हम उठाएं, हमारे पास 3 मीडियन है यहाँ पर, एक तो AD है, एक BE है और एक CF है। तो इन 3 मीडियन से अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, तो उसका जो एरिया होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि ABC, ये जो असली ट्राइंगल है हमारा, ओरिजिनल ट्राइंगल जो है ABC का, यहाँ पर रखेंगे एरिया और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूछी जाती है बार बार। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, 4 इंटू AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इक्वल होता है 3 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताना चाहिए आपको कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस। ठीक है भाई, इसको बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस, और इसको क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स। तो इसमें भी रिलेशन होता है कि 4 इंटू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस करें तो वो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए वो देखो एक बार। थर्ड 4 इंटू sum of medians is greater than 3 into sum of sides। ठीक है, एक याद बताना चाहिए, 4 into sum of medians is greater than 3 into sum of sides।
इसको हम एक और लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं, थर्ड फॉर्म लेके कैसे बोल सकते हैं देखो। हम इसको सम ऑफ मीडियंस को हम क्या बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस, ये भी तो बोल सकते हैं हम। सम ऑफ मीडियंस क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस, ठीक है ना, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। या फिर और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ साइड्स को, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यही सम ऑफ साइड्स है हमारा, इसका पेरीमीटर, ठीक है। उसके अलावा हमें और क्या पता होना चाहिए हमें, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन आपको पता होनी चाहिए। सपोज ये कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक, और ये BD एक मीडियन है, BD एक मीडियन है, तो आपको BD की लेंथ बतानी है। BD की लेंथ कितनी होगी, तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, हाफ अंडर रूट 2 इंटू AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। जिस भी साइड पर ये मीडियन फॉल हो रही है, AC साइड पर हो रही है, दिख रही है, ये वाली जो मीडियन है, ये मीडियन AC साइड पर फॉल हो रही है, तो AC लास्ट में आएगा और उसके साथ 1 आएगा, मतलब 2 नहीं आएगा, और बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करेंगे लेकिन साथ में 2 कोफिशिएंट भी आएगा, ठीक है, और इसका हाफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो इसको आप लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस कर लो। अभी मैं अगर इसमें पूछता हूं कि AE की लेंथ बताओ, तो आप क्या लिखोगे, हाफ 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि CF की लेंथ बताओ मुझे, CF की लेंथ, तो कितनी लिखोगे, हाफ 2BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये लिखोगे, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, देखो उसके अलावा क्या पता होना चाहिए कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें हम 2 मीडियन ड्रॉप करते हैं ऐसे, ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और B पर राइट एंगल बन रहा है, और AE और CF 2 मीडियंस हैं, ठीक, ये इक्वल है इसके और ये इसके इक्वल है। तो इसमें हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 4 इंटू AE स्क्वायर, ये मैं पिछली क्लासेस में करा चुका हूँ, उस क्लास का नाम था परपेंडिकुलर्स, ठीक है, क्लास नंबर 3 होगी वो, काफ़ी अच्छी क्लास है, उसको आप देख सकते हो पहले, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। ये फॉर्मूला था ये, ठीक है, इसको मैंने प्रूव भी कराया था उसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसमें प्रूव करते हैं, तो अभी मैं नहीं कराऊंगा प्रूव आपको, अभी जस्ट हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपको याद करनी है, 4 इंटू AE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इक्वल टू 5AC स्क्वायर। अच्छा, अगर किसी ट्राइंगल में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हो, किसी ट्राइंगल में अगर 2 मीडियंस हैं और वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, 2 मीडियंस हैं और वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो
उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल होगा 5BC स्क्वायर। जिस पर भी ड्रॉप हो रही है, जिन साइड्स पर भी ड्रॉप हो रही है, ये एक तो ये साइड पर ड्रॉप हो रही है मीडियन, और एक इस साइड पर ड्रॉप हो रही है मीडियन। ये मीडियन इस पर है AC पर, और C, ये D ले लेते हैं, E ले लेते हैं, CD मीडियन AB पर है और BE मीडियन AC पर है। तो इसलिए AB और ABC का तो स्क्वायर करना है, और इसका हमें BC का स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, BC तरह आएगा, क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी मीडियन ड्रॉप नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना तरीका बना लो फॉर्मूला याद करने का। ठीक है, आपको फॉर्मूला रटना है, बस कैसे भी करके रट लो इसको। ठीक है, और क्या है भाई, और देखते हैं। और देखते हैं आगे। हाँ, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई राइट एंगल है और उसमें हम यहां से मीडियन ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल है। ABC राइट एंगल है, यहां से हमने मीडियन ड्रॉप करी BD, तो ये तो इक्वल होगी ही होगी, AD और DC ये तो इक्वल होंगी ही होंगी, 1:1 होगा इनका, तो क्योंकि मीडियन है, मीडियन मिड पॉइंट पर ही ज्वाइन होती है। बट ये BD के इक्वल भी होगी, AD DC BD के इक्वल भी हो जाएगी। ठीक है, इसका ही मैंने प्रूव कराया था क्लास नंबर 3 में। और इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, तीनों को ही हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। ये तीनों ही हमारे इक्वल होती हैं और ये सर्कम रेडियस के इक्वल भी होती है। ठीक है भाई, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। ये जब अभी हम सर्कम रेडियस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो तब फिर से देखेंगे कि सर्कम रेडियस के इक्वल क्यों होती है। ठीक है, मैं फिर से दोबारा प्रूव वहीं पे करा दूंगा, लेकिन अभी बस आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ट्राइंगल है और उसमें हम ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं और ये तीनों इक्वल है, तो ये राइट एंगल ही होगा। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। इतना क्लियर होना चाहिए अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज और जान लो बस, अब उसके बाद क्वेश्चंस पर मूव करेंगे हम, कि अगर ये 1:1 है, ये मीडियन है सपोज, ठीक है, ये 1:1 है, तो ये एरिया भी 1:1 होंगे। ABD का एरिया और ADC का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में आप ये भी देखोगे कि ये अगर 2:3 में डिवाइड है सपोज, ये अगर 2:3 में डिवाइड है, तो ये एरिया भी 2:3 में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे 5:7 में है सपोज, 5:7 में है, तो ये एरिया भी 5:7 में होंगे। ठीक है भाई, ऐसा क्यों होता है ये जल्दी से देख लेते हैं, ऐसा क्यों होगा। देखो, इसकी हाइट हम ले लेते हैं सपोज, इसकी हाइट हमने ये ले ली h हाइट है ये। ठीक, ट्राइंगल की हाइट हमने h ले ली। तो अगर मैं एरिया लिखता हूँ ABD का एरिया लिख रहा हूँ मैं, तो क्या लिखूंगा, हाफ BD इंटू h, हाफ बेस इंटू हाइट लिख लिया। और मैं अब एरिया लिख रहा हूँ ADC का, ADC ट्राइंगल का, तो वो क्या लिखूंगा, हाफ DC इंटू h। ठीक है भाई, ये लिखूंगा। अब हमें पता है कि BD और DC तो इक्वल है, क्योंकि AD मीडियन है, तो BD और DC इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, BD और DC जैसे इक्वल होंगे तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए एरिया भी इक्वल होंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है भाई, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेंट्रोइड और मीडियंस पर बेस्ड है। ठीक, तो क्वेश्चन देखो आप, इफ G इज द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, और कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तीनों साइड से इक्वल है। ये ट्राइंगल हमारा कैसा है, इक्विलेटरल है।
इफ ए बी इज 10 सेंटीमीटर, ए बी आपको 10 दिया है, सभी 10 हो जाएंगे। और जी आपका क्या है, जी सेंट्रोइड है, तो उसने पूछा है ए जी की लेंथ बताओ, इस ए जी की लेंथ बताओ। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, हमें पता है कि जो ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है तो उसमें मीडियन परपेंडिकुलर ड्रॉप होती है, ये पढ़ा था हमने परपेंडिकुलर वाली क्लास में, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगी मीडियन, ये सब इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये इक्वल है, तो ये 10 का हाफ हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये 10 है, ये 5 है, तो पूरा यहां तक ए से डी तक इसकी लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी फाइनली, 5√3 हो जाएगी। AD की लेंथ, पूरी AD की लेंथ कितनी हो गई, 5√3 हो गई। ठीक, अच्छा, अब हमें पता है कि AG और GD 2:1 में होते हैं, 2:1 में होते हैं, तो एक कुल मिलाकर 3 बन गया, तो 3 की वैल्यू 5√3 है। और आपसे पूछा है 2 की वैल्यू बताओ, क्योंकि 2 ही मेरा AG है, तो ये हो जाएगा 5√3/3 इंटू 2। ठीक है, यानी कि 10√3/3। क्लियर हो गया, हमने AD की लेंथ निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, दोबारा समझा रहा हूं, यहां पर देखो, ये 10 है, ये 5 है, तो मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूं ना पाइथागोरस थ्योरम से, √10² - 5²। और इस पूरी की लेंथ निकलते ही मुझे पता है इस पूरी की लेंथ 3 होगी, तो 3 की वैल्यू 5√3 होगी, तो 2 की वैल्यू इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की वैल्यू 2 होगी, तो 2 की वैल्यू 10√3/3 आ गई। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इफ द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, अगर तीनों ही मीडियन सेम है किसी ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब कुछ सेम होता है। आगे चलते हैं। द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज G सेंट्रोइड है, एंड AB इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AG, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, अभी किया था। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये SSC CGL Tier 2 का है, और ये सेम ही क्वेश्चन SSC CHSL में आया है, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, लेट G बी द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई ट्राइंगल है इक्विलेटरल, उसका जो सेंट्रोइड है वो G है, और ट्राइंगल इक्विलेटरल है, उसका पैरामीटर 24 दिया है हमें, पैरामीटर कितना दिया, 24, तो यानी कि ये 8 8 8 हो जाएंगे, 24 पैरामीटर है, तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो 8 8 8 हो जाएंगे। और आपको लेंथ ऑफ AG बताना है, AG की लेंथ बताओ, तो ये सेम ही क्वेश्चन बन गया, अभी हमने किया था उस तरह का क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक बढ़ा लेंगे D तक। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 8 का हाफ हो जाएगा 4, क्योंकि इक्वल होंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8² - 4² का अंडर रूट, पूरी AD की लेंथ ये हो जाएगी 8² - 4² अंडर रूट, तो यानी कि 8 + 4 इज 12, 8 - 4 इज 4, तो ये आ गई 4√3 हो जाएगी। ठीक है, और इस पूरे को हम मानते हैं 3। ठीक है, ये होता है 2 और ये होता है 1, ये G पॉइंट है, तो पूरे 3 की वैल्यू दी है हमें 4√3। आपसे पूछा है AG की लेंथ बताओ, AG की वैल्यू 2 होगी। ठीक है ना, बताया था ना, 2 और 1 में डिवाइड होता है, तो 2 की वैल्यू पूछिए आपसे, तो 4√3/3 इंटू 2। ठीक, यानी कि 8√3/3 या फिर 8/√3। ठीक है भाई, आगे चले।
AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है, इसमें AD मीडियन है, ठीक है, इसके इक्वल होगा। एंड O इज द सेंट्रोइड, O सेंट्रोइड है सच दैट AO इज 10 सेंटीमीटर, AO जो है ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ OD इज, OD की लेंथ बतानी है, तो पता है हमें 2:1 में होता है, तो ये 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 5 आंसर है। आगे चलते हैं। AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, AD is the median of triangle ABC such that O is a centroid, AO is 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ OD बताओ, तो ये 5 हो जाएगा। फिर से सेम ही क्वेश्चन है, 2:1 में डिवाइड होगा, ये 10 तो ये 5, ये 2:1 में होते हैं, ये 10 तो ये 5, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन आगे चलते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC द मीडियन AD BE एंड CF, कोई ट्राइंगल ABC है तो उसमें AD BE एंड CF मीट एट G, तो G सेंटर्ड होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये पूछ रहा है, ठीक। तो हमने पढ़ा था ये, हमने ये फॉर्मूलाज पढ़े थे कि 4 इंटू सम ऑफ मीडियंस यानी कि AD BE और CF ग्रेटर होगा 3 इंटू सम ऑफ साइड्स AB BC और AC, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियंस में। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है नहीं है, सेकंड ऑप्शन ऐसा है नहीं है, थर्ड ऑप्शन ऐसा है नहीं है, फोर्थ ऑप्शन ऐसा है नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा, बट हमें टिक तो करना ही है इनमें से, क्योंकि इनमें से करेक्ट तो है ही। तो हम क्या करेंगे 4/3 लिख लिया, इस 3 को मैं इधर नीचे ले गया, ठीक है, और बाकी मैंने सेम ही लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ बच्चे इसको टिक कर देंगे, इस थर्ड ऑप्शन को, क्योंकि उन्हें लगेगा 3 और 4 दिख रहा है बस, और 3 और 4 होता है, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, इधर 4 आना चाहिए था और इधर 3, तब तो ये करेक्ट होता, बट इन्होंने उल्टा दिया हुआ, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन गलत है। हाँ, अब आप यहाँ देखो जरा, ये 4/3 कितना होता है? 1.33 होता है। तो अगर 1.33 से मल्टीप्लाई करके 1.33 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बड़ा आ रहा है इससे। तो अगर मैं 1.33 से कोई बड़ा नंबर भी ले लूँ, 2 ले लूँ, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो भी तो बड़ा ही होगा इससे, ठीक है, 2 तो और बड़ा नंबर है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे मूव होता है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं हम अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा भाई। ये ट्राइंगल ABC है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, AD आपको दिया है 27 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा 27 सेंटीमीटर है। N is a point in AD such that the length of DN is, लेंथ ऑफ DN आपको 12 दिया है, ये 12 है, ठीक है, ये पूरा 12 है। द डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम द सेंट्रोइड, सपोज ये सेंट्रोइड लेते हैं G, तो ये डिस्टेंस बताना है आपको, ये वाला डिस्टेंस ये कितना होगा, N से G तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा है आपसे, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको भाई? हमें पता है कि ये जो लेंथ होती है ये 2:1 में होती है, ये पता है, A से G और G से D तक की लेंथ 2:1 में होगी, और ये पूरा 27 है, यानी कि 3 की वैल्यू 27 दी है, तो 2 की वैल्यू 18 हो जाएगी और 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो ये हमारा 18 सेंटीमीटर होगा और ये हमारा 9 सेंटीमीटर होगा,
यहां से यहां तक हमें क्या मिल गया, ये हमें यहां से यहां तक हमें क्या मिल गया, ये 9 सेंटीमीटर मिल गया जी से डी तक, और एन से डी तक 12 है, तो ये बचा हुआ कितना 3 होगा, 12 माइनस 9 इज 3। ठीक, आगे चलते हैं। In a triangle ABC, AD, BE and CF are 3 medians, then the ratio, तो ये पता ही है कि AD, BE और CF sum of medians is greater than 3 AB, BC और CA, ये पता ही है हमें। ठीक है, तो इसका रेशियो पूछ रहा है, बस इसको ऐसे लिख लो आप, AD, BE और CF अपॉन में लिख लो AB, AC और BC, ग्रेटर हो जाएगा 3/4 के, तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर्मूले पे था, ये फॉर्मूला हमें याद है ही, उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका रेशियो पूछा था, इसका रेशियो, तो ये ग्रेटर देन 3/4 होगा। आगे चलते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, तो इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको फॉर्मूला पता ही है इस बार भी। ये क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल ABC, AD, BE एंड CF आर 3 मीडियंस, AD, BE and CF is greater than 3 into perimeter of triangle ABC। तो यही कह रहा है कि perimeter of triangle ABC जो है वो इक्वल होगा, इसके बड़ा होगा या लेस होगा या नन ऑफ दीज, ऐसा पूछा उसने। ठीक है, तो 4/3 ग्रेटर ऐसे लिख लेते हैं, perimeter of triangle ABC अपॉन AD, BE और C ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो 4/3 कितना होता है अपना, 1.33 होता है, तो 1.33 जो है वो इससे बड़ा है। ठीक है, 1.33 इस पूरे से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 भी इससे बड़ा होगा इस पूरे से, 3 भी इससे बड़ा होगा, 4 भी इससे बड़ा होगा, बट क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 इस पूरे से, इस रेशो से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, क्या होगा, कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, 1.33 से जो बड़ी वैल्यू होंगी वो तो सब इससे बड़ी होंगी, बट उससे छोटी वैल्यू होंगी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसलिए हम कुछ नहीं कह पाएंगे, नन ऑफ दिस। ठीक है, 1 के कंपैरिजन में ये क्या है हमें नहीं पता, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि इक्वल होगा, ये रेशो इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, क्या होगा हमें नहीं पता, तो इसलिए नन ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम 1 के कंपैरिजन में कुछ नहीं कंपेयर कर पा रहे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये ध्यान से समझ लो इस बात को कि अगर दो चीज को कंपेयर करना है, C और D को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है इसमें से, तो इनका रेशियो अगर 1 के इक्वल है तो दोनों बराबर है, अगर ग्रेटर 1 है तो C बड़ा है D से, अगर लेस देन 1 है तो C छोटा है D से। ये होता है, हम 1 से कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, इसीलिए मैं यहाँ पर 1 से कंपेयर कर रहा हूँ, 1 से कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए मेरा पता करना है कि ये जो है, ये पेरीमीटर ट्राइंगल ABC, इसके कंपेरिजन में क्या है, बड़ा है, छोटा है, क्या है, तो मुझे 1 से कंपेयर करना पड़ेगा, बट मैं 1 से कंपेयर कर नहीं पा रहा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे को इस फॉर्मूले से मिलती है वो सफिशिएंट नहीं, और मेरे पास यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एंगल A is 90, इन ट्राइंगल ABC एंगल A 90 है, BP and CQ are 2 medians, BP and CQ are 2 medians, then the value of
BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। तो इसमें तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अभी 10 मिनट पहले एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला? कि CQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इंटू 4 इक्वल हो जाएगा 5BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम यूज करें इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को यूज करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5/4 मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। E is the median midpoint of the median AD. E is the midpoint of median AD. Sorry, AD median है, AD median है, उसका मिड पॉइंट है E। ठीक है, E is the midpoint of the median AD of triangle ABC. BE is joined and produced to meet AC at F. F divides AC in the ratio. F AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये पूछा है आपसे। ठीक है भाई, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि AF और FC का रेशियो बताओ, AF और FC का रेशियो बताओ, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो ट्राई करो इसको। नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो आप। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन हमें करनी होगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम। सपोज DO एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, जो लाइन पैरेलल है BF लाइन के। ठीक है, DO पैरेलल है BF के। तो आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल BFC में देखना आप, ट्राइंगल BFC में हमें पता है कि कोई लाइन अगर ये मिड पॉइंट है, D जो है मिड पॉइंट है, और ये लाइन जो मैं DO खींच रहा हूँ ये BF के पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, O भी FC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। थेल्स थ्योरम का स्पेशल केस है ये मिड पॉइंट थ्योरम, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई, अच्छा अब हम इसमें देखते हैं ट्राइंगल ADO में देखना। अब ट्राइंगल ADO में E जो है वो मिड पॉइंट है, हमें दिया था, है ना, दिया है ना आपको यहाँ पर, E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। तो ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो इसमें ये और ये इक्वल है, और हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि EF जो लाइन है वो DO के पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, वही सेम मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये इसके इक्वल है, तो यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल है। ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 है, तीनों 1 1 1। तो AF की वैल्यू 1 और FC की वैल्यू 2, 1 + 1 2। तो रेशो कितने आ गए, 1:2। ठीक है, या फिर 2:1। ठीक है, या फिर 2:1, क्योंकि इसने हमें नहीं समझ आ रहा है कि AF/FC पूछा है या FC/AF पूछा है, हमें नहीं पता। तो 1:2 भी करेक्ट आंसर होगा और 2:1 भी करेक्ट आंसर होगा। इसने बस बोला F डिवाइड्स AC इन द रेशियो, किस रेशियो डिवाइड कर, तो 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से करना है क्वेश्चन। G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC है, ठीक है, G जो है सेंट्रोइड है। इफ AG इक्वल टू BC, AG जो है वो इस BC के इक्वल है, देन मेजर ऑफ एंगल BGC इज। तो आपको BGC एंगल कितना है, BGC ये एंगल बताना है आपको। ठीक है भाई, तो कैसे कर सकते हैं इसको, AG इक्वल टू BC है,
then measure of angle BGC is, ठीक है। तो कैसे करें भाई इसको अप्रोच हम? ये हमें पता है कि ये 2:1 में होता है, ठीक है, ये 2:1 में होता है, और AG और BC बराबर है तो ये भी 2 हो गया, ठीक है। AD मीडियन है तो ये इक्वल होगा, AD मीडियन है तो BD और DC इक्वल होगा, मिड पॉइंट है D। तो आप ध्यान से देखो ट्राइंगल BGC में ये पूरा 2 है, जिसमें ये इक्वल है BD और DC, तो ये 1 1 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? और GD हमें पता है कि 1 है। तो मैंने बताया था किसी भी ट्राइंगल में अगर BD, DC और GD इक्वल हो जाए तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं कि कैलकुलेशंस बहुत कम लेकिन दिमाग लगाना पड़ रहा है आपको, ठीक है। IQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। तो क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? 2:1 में डिवाइड कर दिया, AG और BC इक्वल तो ये भी 2 हो गया, अब ये 1 1 हो गए और ये तो 1 है ही, तो ये तीनों इक्वल हो गए, तो ये राइट एंगल पर ही कट करेगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC D इज द मिड पॉइंट, D जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही बुरा बन गया ये। एंड ट्राइंगल ABC D is the midpoint of BC, G is the centroid, G centroid है। If GD equal to 5 सेंटीमीटर, GD 5 है तो लेंथ ऑफ AD बताना है। इस AD पूरी AD की लेंथ बताओ, तो बहुत आसान है, हमें पता है कि 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो ये 5 तो ये 10 हो गया, और 10 + 5 15 हो गया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। BD and CE are 2 medians, BD और CE मीडियंस यानी कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। If EO is 7 सेंटीमीटर then length of CE is, तो ये अगर 7 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। 2:1 में होते हैं, ठीक। और आपने CE पूछा है तो CE 7 + 14 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन थोड़ी करेक्शन है, इसमें दिया है AD = ½ BC। क्या दिया है आपको? AD = ½ BC। इसी ट्राइंगल ABC में AD एक मीडियन है और AD = ½ BC है, ठीक है। AD = ½ BC, ठीक। देन एंगल BAC इज, ये वाला एंगल पूछा है आपसे, BAC एंगल बताओ। तो क्लियर है, इसमें कुछ क्वेश्चन में करने को है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि आपको पता है ये आपने 2 ले लिया। सपोज BC आपने 2 ले लिया तो AD आपका 1 हो गया, ये पूरा AD 1 हो गया, ठीक। अब ये 2 है और BD और DC इक्वल है तो ये भी 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता ही है ट्राइंगल में ये और ये इक्वल होते हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इधर ये 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। If the median drawn on the base of a triangle is half its base, अगर मीडियन जो है ये वाली मीडियन इस बेस के हाफ है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा, तो ट्राइंगल कैसे हो जाएगा, राइट एंगल। तो ये चीज याद ही कर लो, अगर मीडियन किसी बेस पर ड्रॉप होती है और वो मीडियन की लेंथ बेस की हाफ है
तो जहां से मीडियन ड्रॉप हो रही है वो एंगल 90 डिग्री होगा, ट्राइंगल राइट एंगल होगा। क्लियर है बात? ये अभी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। ये मीडियन ड्रॉप हो रही है और ये तीनों इक्वल हैं, तो ये एंगल राइट एंगल ही होगा, ठीक है। क्यों होता है ये मैं प्रूव करा चुका हूँ, क्लास नंबर 3 में देख लीजिए आप जाके, ठीक है। बाकी समझाना है तो मैं यहाँ पर भी समझा सकता हूँ, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। देखो ये राइट एंगल है और ये हमने ऐसे ये मीडियन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है भाई, मीडियन ड्रॉ कर दी। तो अब हमने क्या किया, ए बी और सी 3 पॉइंट्स लेकर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हम किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक लाइन पर नहीं है उनसे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सर्कल में हमें पता है कि डायमीटर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, डायमीटर। तो हमें क्या दिखा कि AC जो है वो डायमीटर है, AC डायमीटर है। अब AC डायमीटर है जिसमें D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है तो D सेंटर ही होगा, और ये रेडियस होंगे दोनों, ये दोनों कैसी होंगी, ये दोनों रेडियस होंगे, तो ये रेडियस है। अब ये रेडियस है, ये सेंटर बोल रहे हैं हम, तो सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये भी तो रेडियस होगी, ये भी R है, तो तीनों इक्वल हो गए, ठीक है भाई, हो गया प्रूफ। ठीक, आगे चलते हैं। BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A। कोई राइट एंगल A पर ऐसे कोई CM और BC BL, ठीक है। BC 5 दिया है आपको, ये राइट एंगल है A पर, BL की वैल्यू 3√5/2 दी है और CM की लेंथ पूछी है आपसे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको हम, इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक। CM को CM में लिख दिया क्योंकि CM तो हमसे पूछा है, BL 3√5/2 है, वो पुट कर दिया हमने फॉर्मूले में, BC हमें 5 दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व आप कर ही सकते हो चाहो तो। CM² प्लस 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ आ गया 125, ठीक। तो 125/4, ये आ गया CM² प्लस 9 5 45/4, ये 5 है, तो CM² जो आ गया हमारे पास वो आ गया 80/4 यानी कि 20, तो CM हमारे पास आ गया √20 यानी कि 2√5, ठीक है। तो 2√5 आंसर है। जस्ट फॉर्मूला पुट करना था, ये फॉर्मूला मैं आपको करा ही चुका हूँ, वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो मीडियंस और सेंटर पर हमने काफी क्वेश्चन अभी कर लिए हैं। अब हमें पढ़ना है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है उसको समझने के लिए आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए ABC। अब BD जो है ये एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, BD परपेंडिकुलर है AC पर, ऐसे ही AE परपेंडिकुलर है BC पर, परपेंडिकुलर है। अब ये और ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं कह सकते हम, ठीक है, हम इनको इक्वल नहीं कहेंगे, अब परपेंडिकुलर है, इक्वल नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, इसको हम O से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है। AE और BD को हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड या नॉर्मल या परपेंडिकुलर, कुछ भी बोलो, ठीक है। नॉर्मल भी नाम होता है एल्टीट्यूड का और परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर मैं इस पर भी ड्रॉप करता हूँ, C से ड्रॉप करता हूँ परपेंडिकुलर F तक ऑन AB, then it will also pass through orthocenter of triangle, ठीक है। It will also pass through O point, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। CF is also called here altitude, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्थोसेंटर में, वो जल्दी समझ लेते हैं, फिर हम ऑर्थोसेंटर पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये ABC ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है भाई। O इज ऑर्थोसेंटर, ठीक है। तो आपको बताना है, सपोज आपको ये दे दिया, ये 90 नहीं, सपोज ये 50 डिग्री है, तो आपको ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। तो कैसे बताओगे आप? O is the orthocenter of a triangle ABC. If angle BOC is 50 degree, then find angle BAC. ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? हमने क्या किया, देखो हमने इसको आगे बढ़ा लिया और हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर हो, इसको भी हमने आगे बढ़ा लिया, हमें पता है ये परपेंडिकुलर हो, ठीक है। इसको हमने E लिख लिया, इसको हमने F लिख लिया। अब हमें पता है इस क्वाड्रिलेटरल में देखो आप A, F, E और O में ये तो एंगल 90 डिग्री के हैं। पूरा क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, जिसमें से इसका 90 है और इसका 90 है, तो 180 तो गया, बचा 180। एंगल A और एंगल FOE का सम 180 होगा, क्योंकि ये और ये एंगल तो 180 खा गए। अब इनका और इनका सम 180 होना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल FOE एंगल BOC के इक्वल है, एंगल FOE एंगल BOC के इक्वल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो BOC आपको 50 डिग्री दिया है, तो एंगल A कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया, ठीक है भाई। आंसर कितना आ जाएगा, 130। क्लियर हो गया? तो आपको क्या याद करना है कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, बार बार क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं जल्दी से करा देता हूँ। देखो अगर ये ऑर्थोसेंटर है, ठीक, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, ठीक है। इफ O इज द ऑर्थोसेंटर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब हमें एक बात और जाननी है कि अगर आपका ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, अगर आपका ट्राइंगल कैसा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, मतलब सारे एंगल्स 90 से छोटे ही हैं, तो आपका ऑर्थोसेंटर इनसाइड द ट्राइंगल होगा, ठीक है। अगर आपका ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इस तरह का ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऐसे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऐसे, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऐसे, तो भाई ये अंदर ही मीट करेगा। लेकिन आप इस वाले में देखना, आप इसमें देखना आप कैसे ड्रॉप करोगे। यहां से अगर A पॉइंट से मैं BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा,
तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक। सी से अगर मैं ए बी पर ड्रॉप करूंगा तो कुछ ऐसे ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर, और बी से अगर मैं ए सी पर ड्रॉप करूंगा तो ऐसे करूंगा, ठीक है। तीनों का हमें चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट, वही होता है ऑर्थो सेंटर। तीनों को मैं बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, तो यहां पर कहीं मिल रहे होंगे, ये मेरा होगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है भाई। तो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आउटसाइड द ट्राइंगल बनेगा आपका ऑर्थो सेंटर, और किस साइड होगा, ऑन द साइड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बी पर है, उसी की साइड बना है, ठीक है। ऑन द साइड ऑफ, या ऑन द, हाँ, ऑन द साइड ऑफ वर्टेक्स at which obtuse angle is made, ठीक है। उस साइड पर, जिस वर्टेक्स पर ऑब्ट्यूस एंगल बना हुआ है। क्लियर बात। अब आ जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर। राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और इसमें मेरे को ड्रॉ करना है ऑर्थो सेंटर। तो मैं ए पॉइंट से BC पर डालूंगा परपेंडिकुलर, वो यही होगा, वो यही लाइन होगी। सी से डालूंगा मैं AB पर परपेंडिकुलर, वो यही लाइन होगी, ठीक है। और B से डालूंगा मैं AC पर परपेंडिकुलर, वो ये होगा। तीनों कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, तीनों यहां पर ज्वाइन हो रहे हैं। तो एट राइट एंगल पर ही मेरा ऑर्थो सेंटर भी होगा। B पॉइंट और O पॉइंट इक्वल है, इसका मतलब ऑर्थो सेंटर मेरा B पॉइंट ही है। जहां पर राइट एंगल बन रहा है वही पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा राइट एंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। क्लियर है बात। अब हम ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चंस करने के लायक बन चुके हैं, तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। If the orthocenter and the centroid of triangle are the same, then the triangle is. If the orthocenter and centroid of triangle are same, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये सपोज ABC है, ये DEF ले लो आप। तो ये कह रहा है ये जो पॉइंट है ये G भी है और O भी है, सेंट्रोइड भी यही है और ऑर्थो सेंटर भी यही है। इसका क्या मतलब है कि ये साइड्स मेरी इक्वल होंगी, क्योंकि ये सेंट्रोइड है, ये साइड इक्वल होगी, सेंट्रोइड है, ठीक है, यानी कि मीडियंस है ये, और ये परपेंडिकुलर भी होंगी। तो ऐसा केवल इक्विलैटरल ट्राइंगल में ही होता है, ठीक है ना, कि कहीं से भी आप ड्रॉप करो मीडियन और वो परपेंडिकुलर हो जाए। तो ऐसा कहाँ होता है, इक्विलैटरल में होता है। आइसोसेलेस में हर जगह से नहीं होता। अगर ये साइड इक्वल है, यहीं से ड्रॉप करूंगा तो ही परपेंडिकुलर होगी मीडियन, ठीक है ना। अगर ये साइड इक्वल है, यहां से ड्रॉप करने लग जाऊं मैं मीडियन, यानी कि ये इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर होने का की कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है, नहीं होगी। केवल यहां पर आइसोसेलेस में अगर ये साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स, और इसी वर्टेक्स से अगर मैं ड्रॉप करूं तो ही ये परपेंडिकुलर होगी मीडियन, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन इक्विलैटरल में आप कहीं से भी ड्रॉप करो, किसी भी मीडियन को अगर ड्रॉप करोगे तो परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इन अ ट्राइंगल इफ 3 एल्टीट्यूड्स आर इक्वल द ट्राइंगल इज, अगर तीनों चीजें बराबर होती हैं तो ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है, हमें पता है। O is the orthocentre of triangle ABC. O is the orthocenter of triangle ABC. एंगल BOC is 110। तो ये कितना हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा था कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होता है, 180 होता है। तो ये वाला एंगल कितना बचा, 70 बच गया। The sum of 3 altitudes of a triangle is, sum of 3 altitudes of a triangle is always less than sum of sides। ये याद कर लो आप, सभी एल्टीट्यूड्स का जो सम है वो
कम होगा सम ऑफ साइड्स के। ठीक है, इस बात को याद करना है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल लाइज, आप देख भी सकते हो इस बात को, मतलब याद क्या करना, आप देख भी सकते हो कि अगर ये परपेंडिकुलर आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि थोड़े छोटे लग रहे हैं। ठीक, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको इसको और इसको मैं ऐड करूंगा तो वो इस साइड और इस साइड की सम से छोटी होगी। ठीक है भाई, सम ऑफ साइड्स बड़ी होती हैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाइज ऑन वन ऑफ द साइड्स, जो सेंटर है तो साइड पर लाई कर रहा है, तो वो हमेशा राइट एंगल में ही होता है, यहाँ पर साइड पर लाई करता है। ठीक है, राइट एंगल में ही होता है। राइट एंगल में कहाँ पर होता है, वो वर्टेक्स पर। तो और सेंटर लाइज ऑन अ वर्टेक्स का ये मतलब है। ठीक है भाई, इफ ओ इज आउट सेंटर, तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ए बी सी है, आपसे ये वाला एंगल पूछा है और बी ओ सी आपको दे दिया 100, तो ये हमारा 80 होगा क्योंकि सम इनका 180 होता है, तो 80 होगा आंसर। द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इज आउटसाइड द ट्राइंगल, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कहाँ बनेगा, ऑर्थो सेंटर बाहर बनता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल of a right angle triangle lies at the right angular vertex, at the right angular vertex। right angle triangle में ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ऑर्थो सेंटर होगा, तो राइट एंगल वाले वर्टेक्स पर ही ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लास पूरी हुई है। अभी नेक्स्ट क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हमें जो बचे हुए सेंटर्स हैं, जैसे इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम रेडियस, इन रेडियस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इन पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी 7th क्लास होगी, कम से कम 12 क्लास लगने वाली है अभी ज्योमेट्री में, तो लंबा चैप्टर है थोड़ा ये। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।